प्रिय साथियों, आज हम देखेंगे प्रश्नावली 3.6 के दूसरे का तीसरा क्वेश्चन में क्या कहा गया है। निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि हम हर बार इसको समझ रहे हैं कि हमको जो समस्या दी है, इस समस्या को पहले रैखिक समीकरण युग्म के रूप में बदलना है और फिर उसका हल ज्ञात करना है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में लिखा है, रूही नाम की कोई लड़की है, 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर पर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। मतलब रूही मान लीजिए कहीं पर पढ़ती है या जॉब करती है और उसको अपने घर जाना है और 300 किलोमीटर दूरी पर उसका घर है। तो जो 300 किलोमीटर दूरी पर उसका घर है, वो घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा मतलब ट्रेन के द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। मतलब रेलगाड़ी से कुछ सफ़र करती हैं और बस से कुछ सफ़र करती हैं। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। मतलब एक कंडीशन ये कही गई है कि 300 किलोमीटर दूरी पर उसका घर है और वो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी के द्वारा तथा शेष बस द्वारा। अब देखो 300 किलोमीटर की दूरी है, उसमें से 60 किलोमीटर रेलगाड़ी के द्वारा तय करेगी, तो शेष बस के द्वारा मतलब 300 में से अगर 60 को माइनस करें तो 240 किलोमीटर वो बस द्वारा तय करेगी। शेष का मतलब यही है यहाँ पर, क्योंकि कुल दूरी है 300 किलोमीटर, उसमें से 60 किलोमीटर रेलगाड़ी के द्वारा, तो शेष बस द्वारा मतलब 240 किलोमीटर बस द्वारा यात्रा करती है, तो उसे 4 घंटे लगते हैं। लेकिन दूसरी कंडीशन ये है, यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से मतलब 300 किलोमीटर में से 100 किलोमीटर अगर रेलगाड़ी से तथा शेष, अब 300 किलोमीटर में से 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाएगी तो शेष मतलब 200 किलोमीटर बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। 10 मिनट अधिक लगने का मतलब क्या है कि जब इस कंडीशन में वो यात्रा करती है 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस के द्वारा तो उसको 4 घंटे लगते हैं। लेकिन अगर वो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी के द्वारा और शेष बस के द्वारा यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। मतलब जितना समय यहाँ लग रहा था उससे 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं, मतलब 4 घंटे 10 मिनट यहाँ लगते हैं। ये है इसका मतलब। तो क्या पूछा है? रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिंपली जो हमको क्वेश्चन में पूछा है उसको हम मान लेंगे। हम रेलगाड़ी की चाल और बस की चाल मान लेंगे। तो हम लिखेंगे, मान लो रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, क्योंकि यहाँ समय घंटे में दिया है और जो दूरी है वो किलोमीटर में है, तो किलोमीटर पर आवर मतलब किलोमीटर प्रति घंटा। ये मान ली रेलगाड़ी की चाल। ठीक है, तथा बस की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा या प्रति आवर। और हम फार्मूला जानते हैं, इसके पहले भी हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटे समय ये होता है। या अगर हम इसको समय के रूप में लिखना चाहें तो समय बराबर दूरी बटे चाल, और अगर हम इसको दूरी के रूप में लिखना चाहें तो दूरी बराबर समय गुणा चाल या चाल गुणा समय। 3 तरीके से हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। तो देखेंगे हम किस तरह से उपयोग करना है। तो हमने क्या किया, रेलगाड़ी की जो चाल है उसको हमने मान लिया x किलोमीटर पर आवर और बस की चाल y किलोमीटर पर आवर मान ली। अब प्रश्न के अनुसार चलते हैं। प्रश्नानुसार क्या है कि रूही 300 किलोमीटर की दूरी पर, मतलब मान लीजिए रूही अगर यहाँ पे रहती है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर है। यहाँ से लेकर अगर इसको A और इसको B नाम दे तो 300 किलोमीटर है। तो यहाँ पे रूही है और यहाँ से 300 किलोमीटर दूरी पर उसका घर है। तो प्रश्न में क्या कहा है कि 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर पर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा
तथा कुछ दूरी बस के द्वारा तय करती है। तो रेलगाड़ी के द्वारा 60 किलोमीटर जाती है, तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक 60 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर। और कैसे जाती है? रेलगाड़ी द्वारा या ट्रेन के द्वारा कह सकते हैं, रेलगाड़ी के द्वारा। और आगे क्या बोला है? तथा शेष बस द्वारा तय करती है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो जाएगा 240 किलोमीटर, ये तय करती है बस के द्वारा। तो उसे 4 घंटे लगते हैं, तो बराबर समय कितना लगता है? बराबर 4 घंटे। इस तरह से हम कह सकते हैं। अब इसको अपने को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे है समय और यहाँ पे है दूरी, तो यहाँ पे बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर इधर आपका समय है तो आपको इधर भी इसको समय में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और समय में कन्वर्ट करने के लिए, समय में बदलने के लिए फार्मूला हमको लगाना पड़ेगा समय बराबर दूरी बटे चाल। तो पहली दूरी कितनी है? यहाँ से यहाँ तक। अगर इसको हम कोई पॉइंट दे दें, जैसे सी पॉइंट दे दें, तो यहाँ से यहाँ तक रेलगाड़ी की दूरी कितनी है? 60 किलोमीटर बटे रेलगाड़ी की चाल हमने कितनी मानी है? x। तो ये हो जाएगा दूरी बटे चाल, मतलब समय हो गया, तथा प्लस उसके बाद बस की दूरी कितनी है? बस से कितनी दूरी तय कर रही है? 240। और बस की चाल क्या है? y किलोमीटर पर आवर। तो ये है दूरी बटे चाल, मतलब समय बन गया, दूरी बटे चाल मतलब समय बन गया, और बराबर इधर भी है समय, तो इधर भी समय इधर भी समय हो गया, मतलब अब ये बैलेंस हो गया। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं इसको हम थोड़ा व्यवस्थित कर लेते हैं। 60 को अगर हम बाजू में लिख दें तो यहाँ आएगा 1/x, प्लस यहाँ 240 को अगर हम बाजू में लिख दें तो यहाँ आएगा 1/y बराबर 4। इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। तो इसे हम प्रश्न के अनुसार चलते हैं। पुनः प्रश्नानुसार पुनः क्या बोला है? यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, तो दूरी हम जानते हैं कितनी है, यहाँ पे रूही है, यहाँ उसका घर है मान लीजिए, तो टोटल जो डिस्टेंस है वो कितना है? 300 किलोमीटर। अब इसको ए नाम दे देते हैं, इसको बी नाम दे देते हैं। अब दूसरी कंडीशन में ये बोला है कि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 100 किलोमीटर। तो सेकंड कंडीशन में 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, तो बचा कितना? 200 किलोमीटर। टोटल 300 है, 200 किलोमीटर बस के द्वारा वो यात्रा तय करती है या यात्रा करती है, तो उसको कितना समय लगता है? तो यहाँ लिखा है उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं, मतलब 4 घंटे और 10 मिनट अधिक लगते हैं, मतलब प्लस 10 मिनट। मतलब जितना पहली कंडीशन में समय लग रहा है उससे 10 मिनट अधिक लगते हैं, मतलब 4 घंटे और 10 मिनट। तो इसको भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं। फार्मूला हम लगाएंगे समय बराबर दूरी बटे चाल। तो रेलगाड़ी की दूरी कितनी है? रेलगाड़ी से कितनी दूरी तय कर रही है? 100 किलोमीटर बटे रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर, प्लस बस से कितनी दूरी तय कर रहे हैं? 200 किलोमीटर, और बस की चाल y किलोमीटर पर आवर बराबर 4 घंटे हैं। अब मिनट को अगर घंटे में बदलना है तो हम देंगे 60 का भाग, तो ये हो जाएगा घंटे। ठीक है, इस तरह से करेंगे। मिनट को अगर अपने को घंटे में बदलना है तो हम 60 का भाग देंगे। तो इसको हल करते हैं तो ये होगा 100/x प्लस 200/y बराबर 4 प्लस 0 से 0 कैंसिल, यह आएगा 1/6। इसको आगे बढ़ाते हैं तो 100/x प्लस 200/y, इसको हल करेंगे, बटे में कुछ नहीं 1 लिखेंगे, इसका एलसीएम आएगा 6 का गुणा 4 में करेंगे तो 24, प्लस 1 का तिरक गुणा इधर करेंगे तो 1 एकम 1। इसको हम थोड़ा व्यवस्थित कर लेते हैं। 100 को बाजू में लिखते हैं तो यहाँ बचेगा 1/x प्लस 200 को अगर हम बाजू में लिखते हैं तो यहाँ बचेगा 1/y बराबर 24 और 1 25/6 हो जाए।
अब यहाँ पर जो 6 है, इस 6 का हम तिर्यक गुणा कर लेते हैं इधर। तो 6 का गुणा 100 में होगा तो यह आएगा 600 1/x, प्लस 6 का गुणा 200 में करेंगे तो 6 दूनी 1200 1/y बराबर यहाँ बचेगा 25। इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 2। इस तरह से हमारे पास दो समीकरण आ गए। ये वाला एक समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है। दोनों समीकरणों में 1/x यहाँ पर है तो 1/x यहाँ पर है, 1/y यहाँ पर है, ये देखिए 1/y, तो 1/y यहाँ पर भी है। तो हम 1/x को मान लेंगे सिंपली p और 1/y को मान लेंगे q। तो हम लिखेंगे माना 1/x बराबर p तथा 1/y बराबर q। तो समीकरण 1 से, इसीलिए समीकरण 1 से तो यहाँ पे क्या आएगा 60p प्लस 240 q बराबर 4। इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 3। और दूसरा समीकरण है 600p प्लस 1200q बराबर 25। इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 4। अब इसको हल कर लेते हैं। तो इसको हम विलोपन विधि से हल करते हैं। हम लिखेंगे विलोपन विधि द्वारा। तो क्या करना है, हमको p या q दोनों में से किसी एक के गुणांक को बराबर करेंगे। तो हम यहाँ सिंपली कर लेते हैं p के गुणांक को बराबर। यहाँ है 600, अगर हम इस समीकरण 3 में 10 का गुणा कर दें तो 10 का गुणा अगर 60 में करेंगे तो यहाँ पे भी 600 हो जाएगा। मतलब p के गुणांक यहाँ पर हो जाएंगे बराबर। यहाँ पे भी हो जाएगा 600 और यहाँ पहले से 600 है। तो क्या करना है, समीकरण 3 में 10 का गुणा करेंगे और समीकरण 4 लेंगे। अब दोनों के चिन्ह समान है, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, समान चिन्ह है, तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो ये हमारा स्टेप फर्स्ट है विलोपन विधि का। तो चलिए हम समीकरण 3 में 10 का गुणा करते हैं। तो बहुत ध्यान से करना है। 10 का गुणा करेंगे तो यहाँ होगा 600p प्लस यहाँ गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2400q बराबर यहाँ करेंगे तो हो जाएगा 40। और समीकरण 4 है 600p प्लस 1200q बराबर 25। तो घटाना है तो चिन्ह बदलेंगे, माइनस प्लस का माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा। 600p से 600p कैंसिल, 2400 में से 1200 गए तो यहाँ आएगा 1200q बराबर 40 में से 25 गए तो 15। इसको आगे बढ़ाते हैं, q बराबर 15, 1200 गुणा में है, बटे में आ जाएंगे। तो हम चाहे तो 15 का भाग दे सकते हैं, 15 एकम 15, 15 8 120 और ये ऊपर का 0। तो इस तरह से q बराबर मिल जाएगा 1/80। q का मान आ गया। इस q के मान को हम समीकरण 3 या 4 में रखकर p का मान ज्ञात करते हैं। तो हम लिखेंगे स्टेप सेकंड, q का मान समीकरण 3 में रख लेते सिंपली हम। 3 में रखने पर तो क्या है समीकरण 3, 60p प्लस 240q बराबर 4, 60p प्लस 240q, q का मान रखते हैं 1/80 बराबर 4। यहाँ पे गुणा में है तो इनको कैंसिल कर सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 8 एकम 8, 8 तिया 24। ये हो जाएगा 60p प्लस 3 एकम 3 बराबर 4। तो ये हो जाएगा 60p बराबर 4 प्लस 3 का हो जाएगा -3। तो 60p बराबर 4 में से 3 गया 1, तो p बराबर मिलेगा 1/60। इस तरह से p का मान मिल गया 1/60 और q का मान मिल गया 1/80। अब हमने जो माना था, हमने माना था 1/x बराबर p और 1/y बराबर q। यहाँ पे हम p और q के मान रखेंगे तो x और y के मान हमको प्राप्त होंगे। तो इसीलिए हम लिखेंगे 1/x बराबर p हमने माना था तथा 1/y बराबर q माना था।
तो 1/x बराबर p का मान 1/60 आया है तथा 1/y q का मान 1/80 आया है। तिर्यक गुणा करेंगे तो 60 बराबर x या x बराबर 60 लिख सकते हैं। ठीक है, 60 बराबर x या x बराबर 60 तथा यहाँ तिर्यक गुणा करेंगे तो 80 बराबर y यानी कि y बराबर 80 आ गए। तो इस तरह से x और y हम के मान हमको प्राप्त हो गए हैं। x हमने किसको माना था? रेलगाड़ी की चाल को, और y हमने माना था बस की चाल को। तो x का मान आ गया 60 और y का मान आ गया 80। तो हम लिखेंगे सिंपली, अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर x माना था हमने, x का मान आ गया 60 मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा तथा बस की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा, तो y का मान है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से अगर रूही 60 किलोमीटर पर आवर मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटा, रेलगाड़ी की जो चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है, और बस की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब बस जो है 1 घंटे में 80 किलोमीटर चलती है। जब इस स्पीड से वो चलेगी तो वो जो दोनों कंडीशंस हमको बोली थी, ये पहली कंडीशन और ये दूसरी कंडीशन, दोनों कंडीशन को वो फॉलो करेगी। मतलब हम x और y के मान समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों में रख के देख सकते हैं कि दोनों साइड आपस में बराबर आते हैं या नहीं। तो आप देखेंगे, आप जांच करके देख सकते हैं, तो आप देखेंगे कि दोनों साइड आपस में बराबर आएंगे, मतलब जो आपका आंसर है वो बिल्कुल सही है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन यहाँ पे होता है कंप्लीट, और प्रश्नावली भी यहाँ पर होती है कंप्लीट। इसके बाद अगली प्रश्नावली जो है प्रश्नावली 3.7, वो ऐच्छिक है, वो परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, तो हम उसको छोड़ देंगे। आप अगर उसके क्वेश्चंस ट्राई करना चाहते हो तो ट्राई कर सकते हो। इसके बाद हम अगले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।